को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। नामवर जी पर इस तरह की चर्चाएं अब कम होती हैं। जब वे जीवित थे तो इस तरह की चर्चाएं अक्सर होती थी। तो यह हिंदी साहित्य की विडंबना है कि जो दृश्य से ओझल हो जाता है उसको बहुत जल्दी हिंदी समाज भुला देता है या भुलाने की कोशिश करता है। जैसा कि मैंने कहा कि नामवर जी अगर होते तो आज 98 वर्ष के होते। 2 साल बाद, जैसा कि शैलेंद्र ने कहा कि 2026 में उनका 100वां जन्मदिन होगा, और अभी से मेरे मन में है कि अगर स्थितियां सब अनुकूल रहीं तो मैं हिंदी विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, जहां वो छात्र भी थे और शिक्षक भी थे, एक बड़ा समारोह उस शताब्दी वर्ष पर करने की कोशिश करूंगा। तो वो तो भविष्य के गर्भ में है। नामवर जी ने न केवल हिंदी साहित्य को रचनात्मक बनाया बल्कि उसे जागरूक भी बनाने की कोशिश की पूरे हिंदी समाज को। और मैं ये मानता हूँ नामवर जी को पढ़ते पढ़ाते कि अन्य आलोचक हिंदी आलोचना के बौद्धिक परिसर का अगर निर्माण करते हैं तो हिंदी परिसर को रचनात्मक बनाने का दायित्व अगर किसी एक आलोचक को है तो वो है नामवर सिंह। यानी हिंदी आलोचना को बौद्धिक तो बनाया ही, साथ साथ उन्होंने रचनात्मक भी बनाया, सृजनात्मक भी बनाया, क्रिएटिव भी बनाया। और यही वजह है कि नामवर जी को न केवल पढ़ा जाता रहा बल्कि नामवर जी को सुना भी जाता रहा। आप कह सकते हैं कि जो अन्य आलोचक नामवर जी के पूर्व थे या नामवर जी के साथ थे, या हिंदी आलोचना की बृहद परंपरा है। आलोचकों ने, ज्यादातर आलोचकों ने पाठ को लेकर, टेक्स्ट को लेकर के रुचि का निर्माण किया है। नामवर जी अकेले आलोचक थे जो रुचि के निर्माण के साथ साथ रुचि का परिष्कार भी करते थे। तो आप ये कहिए कि अपने समय से लेकर के और हिंदी बौद्धिक परिसर में वे एक विरल आलोचक थे जो कि रुचि का परिष्कार करते थे। यानी जब वह कुछ लिखते थे या जब वो कुछ बोलते थे, केवल वही नहीं होता था जो उनको विषय दिया होता था, उस विषय से इधर बहुत सारे संदर्भ होते थे जो रचनात्मक बनाते थे, या कह सकते हैं कि बौद्धिक समाज का, श्रोता समाज का बौद्धिक निर्माण करते थे। उनके यहाँ साहित्य तो होता ही था, साहित्य से इतर समाज विज्ञान, विज्ञान, काव्यशास्त्र, भाषा में अपभ्रंश, ये सब बहुत सारी चीजें उनके साथ, उनके यहाँ उनके लेखन में एक साथ मौजूद हुआ। बनारस के थे वे, बहुत सारे ज्ञान विज्ञान के बीच काशी उनकी कृतियों में हमेशा ध्वनित होता है। बनारस को बहुत याद करते थे, अंतिम समय तक उन्होंने बनारस को बहुत याद किया। और बनारस को छोड़ करके नामवर जी को नहीं समझा जा सकता, इसलिए बनारस की संस्कृत, बनारस के लोग उनके प्रति बहुत कृतज्ञ हैं। और एक दौर तो ऐसा था, उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग का सुरुचिपूर्ण निर्माण किया। और कह सकते हैं कि आज हिंदी विभाग के पास भी जो भी बौद्धिक पूंजी है, बौद्धिक संपदा है, कोई माने या ना माने, लेकिन उसके पार्श्व में कहीं न कहीं नामवर की उपस्थिति है। अब इस स्वीकार करने न स्वीकार करने, जैसे कि मैं खुद मानता हूं कि मैं स्वयं नामवर के निर्मित हूं। अगर नामवर सिंह न होते तो शायद मैं आज BHU परिसर में न होता, पुलिया पर संवाद करने की तो बात ही छोड़िए। इतनी उस महामानव के प्रति मेरी कृतज्ञता है ही, और तमाम सारी चीजें खैर हैं, तो उसमें यह अवसर उस पर चर्चा की जाएगी। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से नामवर सिंह ने
एक ऐसे समय में हिंदी आलोचना में हस्तक्षेप किया जब यहाँ पर भारतेंदु नहीं थे, जयशंकर प्रसाद नहीं थे, निराला नहीं थे, निराला तो इलाहाबाद में थे, आचार्य शुक्ल थे। अब देखिए बनारस की जो एक तरह का बौद्धिक त्रयी थी, जिसमें कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये सब जा चुके थे। तब नामोर का आगमन होता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के साथ, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के वो शिष्य रहे। और आप सब जानते हैं कि यहाँ पर 59 तक रहे बनारस में। यहाँ पर अस्थायी शिक्षक के रूप में उन्होंने पढ़ाया। एक चुनाव के संदर्भ से उनको यहाँ से निष्कासित किया गया। फिर वो सागर गए, सागर से छोड़ के फिर 60 में आ गए, 59-60 सागर विश्वविद्यालय में रहे। फिर 60 से 65 यहाँ रहे, फिर 65 से 70 दिल्ली रहे, फिर वहाँ से जोधपुर गए, जोधपुर से ले करके वापस फिर आ गए 75 में, 74-75 में जेएनयू आ गए, और तब से वहीं पर लंबे समय तक रहे। तो नामवर की जो यात्रा रही वो इस तरह कह सकते हैं कि बहुत सहज नहीं थी, और एक सजग बुद्धिजीवी की सहज यात्रा के न होने के बावजूद अपनी सजगता से उसने कभी भी समझौता नहीं किया। आप देखिए तो आप कह सकते हैं कि आलोचना की स्वाभाविकता और आलोचक की स्वाधीनता, यानी आलोचना की स्वाभाविकता और आलोचक की स्वाधीनता, इन दो मूल्यों से नामवर सिंह ने कभी समझौता नहीं किया, कभी समझौता नहीं किया। वो इस बात को जानते थे कि आलोचक को स्वाधीन होना चाहिए, उसे केवल और केवल अपने प्रति अकाउंटेबल होना चाहिए। और दूसरी बात, और ये साहित्य की स्वाधीनता का भी लक्षण है, और आलोचना को भी स्वाभाविक होना चाहिए, बहुत यांत्रिक नहीं होना चाहिए। अपने पूरे रचनाकर में, आलोचना करने में नामवर सिंह ने आलोचना को इसी रूप में स्वाभाविक बनाए रखने की कोशिश की। वो हमेशा जो है यांत्रिकता से विरोध करते रहे, तमाम तरह के रूढ़ियों का विरोध करते रहे, और हर जगह स्वाधीनता के स्वर को खोजते रहे या उसको रेखांकित करने की कोशिश करते रहे। अब लंबे समय तक, यानी कह सकते हैं कि 1950 के बाद और 2019 तक, आप सोचिए कि 69-70 वर्ष तक नामवर हिंदी आलोचना के केंद्रीय स्वर बने रहे। ये असाधारण है, ये असाधारण बात थी कि या तो नामवर के साथ आप थे या नामवर के विरोध में थे। नामवर की आलोचना दृष्टि इतनी सूक्ष्मपूर्ण थी कि आप उपेक्षा नहीं कर सकते थे। नामवर को बाईपास करके इन 70 वर्षों में कोई आगे बढ़ नहीं पाया। तो ये जो बड़ी बात होती है कि या तो आप सहमत हैं या असहमत हैं, लेकिन आप न सहमत हो न असहमत हो, आप तिरस्कृत करके, उपेक्षित करके निकल जाएं, ऐसा आलोचक अब कह सकते हैं कि बहुत कम दिखाई देता है। ये भी एक बात आती है कि नामवर के बाद क्या, ऐसा ही तो ये तो नामवर सिंह भी नहीं स्वीकार करते थे, उनके बाद क्या। ठीक है, अब असल में आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा और नामवर सिंह, जैसा कि शैलेंद्र ने बहुत सही कहा कि इन सबने अब आलोचना के बृहत्तर सरोकार रखते हुए भी अब किसी न किसी कृतिकार को अपने साथ रखा, और खास करके किसी न किसी कवि को अपने साथ रखा, जिसको आधार बना करके इन लोगों ने अपने आलोचना के प्रतिमान निर्मित किए। बाद में क्या हुआ कि हिंदी आलोचना का दुर्भाग्य ये था, और अब तो सोशल मीडिया का एक बड़ा दुर्भाग्य है, इससे आलोचना एकदम आखिरी पर चली गई है, उसका भी दबाव है कि वो आलोचक किसी की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनको लगता है भाई ठीक है, मतलब जो लेखक है वही आलोचक है, वही व्याख्याता, वही सब कुछ है। ये दुर्भाग्य है। इससे साहित्य में
मान और प्रतिमान के मूल्य निर्मित नहीं हो पा रहे हैं। साहित्य का देखिए, साहित्य का क्या है, सूत्रीकरण भी बहुत जरूरी है। उसका एक सैद्धांतिक स्वरूप भी होना बहुत जरूरी है, जहाँ से आप किसी चीज को बार बार देखते हैं। लेकिन ये जरूर था कि बाद के आलोचकों में, नामवर के बाद के आलोचकों में बहुत कुछ को समेटने की जल्दबाजी ने भी हिंदी आलोचना का बड़ा नुकसान किया। आप देखिए कि पिछले 30 वर्षों, मतलब पिछले 50 वर्षों में नामवर सिंह के बाद की, नामवर सिंह के रहते हुए आप देखें कि सर्जनात्मक कृतियों में निरंतर विस्तार होता गया, निरंतर उत्तरोत्तर विकास होता गया और हर विधा में। लेकिन आलोचना की धारा अवरुद्ध इस कारण से रही कि आलोचक के पास जो समर्पण चाहिए था, जो कैननाइजेशन चाहिए था, या जो अध्ययन चाहिए था। नामवर सिंह के पास भारतीय काव्यशास्त्र, पाश्चात्य काव्यशास्त्र का अध्ययन था। नामवर सिंह के पास समाज विज्ञान का अध्ययन था। नामवर सिंह के पास हिंदी, संस्कृत और अपभ्रंश का अध्ययन था। एक तरह का वो जो सीखने की जो लगत थी नामवर सिंह के पास, जो समर्पण था, वो होता है कभी कभी इतिहास में। अब इसे कि ऐसा तो हम नहीं कर सकते कि इसके बाद आलोचना बिल्कुल शून्य हो गई या दरिद्र हो गई है, क्योंकि हर समय होता है कोई दोबारा आचार्य शुक्ल नहीं पैदा होगा तो कोई दोबारा नामवर सिंह भी पैदा नहीं होगा। लेकिन आप देखिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद, अगर उन 4 लोगों में भी और अन्य लोगों में तलाशी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद अगर सचमुच में कोई आलोचक रहा जो साहित्य के परिष्कार में निरंतर अपना योगदान दिया, तो नामवर सिंह का ही नाम आता है, जिनकी बहुआयामिता ने साहित्य को समाज से जोड़ा। और नामवर सिंह की जब अपने इंटरव्यूज में आप देखते हैं, इस बात को कहते हैं कि भाई मैं, जिसे कहते हैं कि लोग समाज को के अध्ययन की बातें करते हैं, मैं समाज को बदलने की बातें करता हूँ। तो अन्य लोग समाज को समझने की बात करते थे, नामवर सिंह हिंदी समाज को बदलने की बात करते थे। तो ये वही कोशिश करते थे, बदल पाए नहीं बदल पाए वो अलग की बात है, लेकिन ये कोशिश रही। नामवर सिंह की आलोचना के बहुत विस्तार है। आप सब जानते हैं कि हिंदी के विकास में अपभ्रंश के योगदान से शुरू होकर के फिर छायावाद उनकी पुस्तक आती है, इतिहास और आलोचना की किताब उनकी है, कविता के नए निर्माण है, वाद विवाद संवाद है, दूसरी परंपरा की खोज है, और अब तो ये 2 दर्जन किताबें उनके व्याख्यान की, उनके व्याख्यानों के संकलन के रूप में आई हुई है। ये भी सुन रहा है नामवर सिंह को कविताएं, हाँ, तो और उनके कविताएं। लेकिन ये सब हम लोग सब पढ़े हैं, जानते हैं, और उनका जो संपादन, उस संपादन का जिक्र तो मैं इसलिए नहीं करूंगा कि संपादन उनके सब व्याख्यान हैं, और व्याख्यानों से नामवर सिंह की जो आलोचनात्मक योगदान की कोई निर्मित बनती नहीं। वो बहुत उसमें कुछ बिखरे भी हैं, अच्छे बहुत हैं, बहुत ज्ञान और प्रसार के लिए भी बहुत जरूरी है। आप सबको व्याख्यान सुनने चाहिए, पढ़ने चाहिए जहाँ उपलब्ध है। लेकिन मैं नामवर सिंह की, जिसे कह सकते हैं कि आलोचना में जो 3 किताबें हैं, उनको बहुत मूल्यवान मानता हूँ आज भी असल में। और नामवर सिंह वहीं से समझ में आते हैं, अन्यथा तो फिर आप नामवर सिंह को समझ नहीं पाएंगे। एक तो उनका छायावाद किताब, दूसरा इतिहास और आलोचना, तीसरा कविता के नए प्रतिमान। ये 3 किताबें हैं जिसे कहते हैं कि उनकी नामवर की आलोचना प्रतिमान की त्रयी है। तो नामवर के आलोचना प्रतिमान की जो त्रयी किताबें हैं, ये 3 किताबें बड़ी मूल्यवान हैं। दूसरी परंपरा की खोज भी उसमें आप जोड़ सकते हैं, कह सकते हैं। दूसरी परंपरा की खोज में मौलिक स्थापनाएं बहुत कम हैं। उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी के लालित चिंतन संस्कृत बोध का भी व्याख्या है, और अपने गुरु के प्रति वह एक तरह का समर्पित पुस्तक है, जिसमें ज्यादातर उद्धरण उनके अपने गुरु के बारे में है, और खास करके कि भाई आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी क्यों अलग हैं, क्या उनका योगदान है, और आचार्य शुक्ल से कैसे वो अलग होते हैं, तमाम सारी चीजें। तो लेकिन जो आलोचना के सूत्र मिलते हैं नामवर
आलोचना की वो इन किताबों में मिलते हैं। और ये इन पर बहुत विस्तार की बहुत गुंजाइश है, तो मैं इन पर कुछ बातें जरूर करना चाहता हूँ। जैसे एक देखिए, मैं कहा कि रुच परिष्कार और रुच विस्तार के साथ रुच परिष्कार कैसे होता है, कैसे आप समझिए कि हिंदी परिसर में अपनी आलोचनात्मक लेखन से वे हलचल पैदा करते हैं। कैसे करते हैं? एक वाइब्रेशन, हलचल पैदा करते हैं नामवर सिंह। नामवर सिंह ने हमेशा नए तरीके से चीजों को व्याख्यायित करने की कोशिश। सबसे बड़ी बात यह है कि नई सोच, नई दृष्टि, नए सरोकार, यानी हमेशा उनको ये लगता है अपने लेखन में, अपने व्याख्यान में क्या नया कहूं। यह जो नवाचारी और नवोन्मेषी दृष्टि थी, नामों की आलोचना दृष्टि नवोन्मेषी, और ये जो उनकी जो नवोन्मेषी दृष्टि थी, यही नामवर के प्रशंसक निर्मित करती है और यही नामवर के आलोचक निर्मित करती है। हमेशा नयापन, यानी दी गई स्थापनाओं से कैसे आगे बढ़ा जाए, दी गई स्थापनाओं को शैलेंद्र जी कैसे उसको खारिज किया जाए या कैसे उसको अपडेट किया जाए, नया किया जाए। तो वो जो अपडेट करने की प्रवृत्ति नामवर में स्वाभाविक गुण के रूप में मौजूद थी, वो नामवर को नामवर बनाती है। और इन्हीं कारणों से नामवर अपनी आलोचना में दीर्घजीवी रहेंगे, लंबे समय तक याद किए जाएंगे अपने समग्र साहित्यिक मूल्यांकन के साथ। अब आप इस चीज को देखिए कि जैसे छायावाद को लेकर के बहुत सारी बातें छायावाद को लेकर, लेकिन आप देखिए अब छायावाद के सामाजिक आधार को तलाशने वाले, खोजने वाले नामवर सिंह पहले व्यक्ति थे, पहले आलोचक, वही शुरुआत। और सोचिए 26 का पैदा आदमी और 54 में जो कृत लिखी जा रही है, तो सोचिए कितनी उम्र रही होगी उनकी, जो है 26-27 साल की उम्र। तो ऐसे में आप इस बात को देखिए कि छायावाद के न केवल सामाजिक आधार को उन्होंने खोजा, बल्कि आचार्य सुख से टकराते हुए छायावाद के जो रहस्यात्मक छायावाद का जो रहस्यात्मक आधार था उसको ही ध्वस्त किया। यानी आचार्य शुक्ल जो बार बार छायावाद को रहस्यवाद से जोड़ते हैं, उस आचार्य सुख से टकराते हुए उनके प्रति उनकी आलोचनात्मक स्थापनाओं के प्रति समर्पित होते हुए कभी अवमानना नहीं किया। वो बार बार कहते हैं कि मैं जो कुछ हूँ आज देखिए, लिखा उन्होंने बहुत कुछ हजारी साहब द्विवेदी पर है, लेकिन बातचीत में इंटरव्यू देखे तो कहते हैं कि मैं जो कुछ आज हूँ आचार्य शुक्ल की देन हूँ। ये आप देखिए, वो लगातार कहते हैं कि भाई, और उसमें भी कहते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास मेरे सिरहाने हमेशा रहती है, हमेशा कहते हैं। उन्होंने खुल के कहा, ठीक है, अपने गुरु के साथ वो उन्होंने लिखा, किताब लिखा, लेकिन कहीं न कहीं उनको लगता था कि ये दोनों के बीच अनावश्यक का द्वंद्व है। और उसमें भी अब लंबा उसमें हो जाएगा, नहीं तो मैं अलग से बताया कि रामविलास शर्मा उसके कारण थे। जब रामविलास शर्मा ने आचार्य द्विवेदी को ध्वस्त करना शुरू किया, तो गुरु रक्षा में उनको आना पड़ा, क्योंकि अखाड़ा ध्वस्त कर रहे थे। जबकि खुद रामविलास शर्मा हजारी साहब द्विवेदी कहीं भी आचार्य शुक्ल का अपमान नहीं करते, वो कहते थे कि जो उनसे छूट गया मैंने पकड़ लिया, इतनी ही बात थी। तो छायावाद का जो सामाजिक आधार है वो उन्होंने प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी को लेकर के बताया। और इतना ही नहीं, ये भी कहा उन्होंने कि भाई ऐसा छायावाद रूढ़ि मुक्त आंदोलन था और स्वाधीनता के जयघोष का आंदोलन था। तो ये सारी स्थापनाओं में जैसे उन्होंने कहा कि निराला के यहाँ व्यक्तित्व का विकास है, तो पंत के यहाँ ज्ञान का विकास है, तो जयशंकर प्रसाद के यहाँ आनंदानुभूति है। और महादेवी, अब देखिए महादेवी के यहाँ महादेवी को बहुत सारे रहस्यवादी खाते में डाला गया, तो कहते हैं करुणा के भीतर सामाजिकता का आवाहन है। तो चारों कवियों का नए दृष्टि से, एक नवोन्मेषी दृष्टि जो मूल्यांकन करते हैं, नई बात करते हैं, ये नामवर को नामवर बनाता है। और वही से आप देखिए उसी दौर में 1957 में इतिहास और आलोचना पुस्तक लिखी, उसमें बहुत सारे प्रकाशन निबंध हैं। अब आप देखिए कि इतिहास और आलोचना के जो भी निबंध लिखे गए हैं,
उसका केंद्रीय आधार बहुत चीजें हैं। इतिहास का न्याय है, तमाम साहित्य, हिंदी साहित्य के काल विभाजन का पर पुनर्विचार बहुत सारा है, व्यापकता और गहराई, ये सब निबंधों का जिक्र हम नहीं करते। लेकिन आप देखिए नामोर भी समकालीन साहित्य पर बहुत जोर देते हैं। ये देखिए, समकालीन साहित्य के इसके पहले लोग मूल्यांकन करते थे, व्याख्या करते थे। नामवर सिंह उस समय पहले आलोचक थे जो कहते थे आलोचक होने का की निकष कसौटी है उसका समकालीन साहित्य पर मजबूत पकड़ होना। और ये तब कह रहे थे जबकि आचार्य शुक्ल नहीं थे। आचार्य द्विवेदी समकालीन साहित्य से बहुत दूर जा रहे थे, क्योंकि उपन्यास और निबंधों में उनका मन, आप सब जानते 50 के बाद। देखिए, आचार्य द्विवेदी तो मन से आलोचक थे ही नहीं। तो जो मूल था संस्कार, उनका सर्जक का संस्कार था, निबंधकार और उपन्यास का, जिसे उनका मन रखता था। आलोचक तो बाई इंसिडेंट हो गए थे। हाँ, नहीं वो उनकी महानता का। और रामविलास शर्मा का ये था कि इस मामले अपनी स्थापनाओं में बहुत स्टफ थे, तो वो उनकी पसंद अपने तरीके की थी। लेकिन समकालीन साहित्य पर बहुत गंभीरता से रुचि होना कि नए से नए साहित्य पढ़ना, इसको रेखांकित किया नामवर सिंह ने खुद पढ़ते हुए, और कहा कि समकालीन साहित्य को पढ़ते हुए ही आलोचना का वह बोध विकसित होता है जिससे आपकी इतिहास दृष्टि बनती है। तो समकालीन साहित्य, आलोचना और इतिहास बोध, तीनों को नामवर सिंह ने 50 के दशक में ही मिला दिया। और मिला करके जो रुचि का परिष्कार किया, उसमें बहुत सारी चीजें आई। और फिर उन्होंने कहा भाई कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन केवल अनुक्रमणिका गिनाना ही इतिहास लिखना नहीं है। इतिहास किसी एक कवि का मूल्यांकन करते हुए पूरे प्रवृत्तियों का उद्घाटन करना भी इतिहास है। और इसी नाते आप देखिए कि वो जब मुक्तिबोध का मूल्यांकन आगे चल कविता के नए प्रतिमान में करते हैं, तो उसके पहले इस बात को जानते हैं, जैसा कि अभी उदय ने कहा, सलिंदर ने कहा, सब कह रहे थे, सबने ये बात कही कि भाई तुलसी के साथ, ये शुक्ल जी तुलसी के साथ थे, द्विवेदी जी कबीर के साथ थे, रामविलास शर्मा निराला के साथ थे। इसी आधार पर खुद चुन लिया मुक्तिबोध को। जो मैं कह रहा था कि एक कवि या एक मूल्य बोध के बहाने साहित्य के प्रतिमान की निर्मित करना और उसको सैद्धांतिक स्वरूप देना, यह नामवर सिंह ने अपनी परंपरा से भी सीखा। लेकिन उसमें नवाचार ये दिया कि उसको बहुत केंद्रीय मजबूत आधार प्रदान करना, बहुत मजबूत आधार प्रदान करना। ये जो मजबूत आधार प्रदान करने की बात है, और इसी नाते देखिए वो कहते हैं कि भाई कि वह आलोचक कायदे का आलोचक हो नहीं सकता। इतिहास का निर्माण करने की बहुत दूर की बात है, जिसके विवेक में, जिसके बौद्धिक संसार में अद्यतन समकालीन साहित्य की आवाजाही न हो। और इसी आधार पर देखिए उन्होंने व्यापकता और गहराई लिख करके उस किताब में जैनेन्द्र बनाम प्रेमचंद को खड़ा कर दिया और कहा कि भाई आत्म के भीतर, खुद के भीतर प्रवेश करने से गहराई नहीं आती, गहराई आती है समाज में डूबने से, समाज के भीतर प्रवेश करने से। तो ये सब सारी चीजें नहीं। आप आगे देखिए कितना, मतलब मुझे लगता है कि नामवर सिंह इतना कुछ बोला और हजारों पेज नामवर के रचनावली के, उनके व्याख्यान प्रकाशित हैं, 12-14 खंड के प्रकाशित हैं। अब तो अभी एक उनकी पुत्री ने संपादित किया, अभी इसी साल किताब आई है, तुम्हारा नानू करके, समीक्षा ठाकुर ने संपादित। अद्यतन मेरे पास सारी किताबें हैं, नई किताबें यही किताब मेरे पास है। अभी एक किताब और उनके बेटे विजय प्रकाश सिंह ने संपादित की है, जो मेरे पास अभी नहीं पहुंची है, लेकिन तुम्हारा नानू तक का मेरे पास पूरा उनका संकलन है। उसमें पुत्र और पुत्री के, ये पिता और पुत्री के बीच के संवाद हैं, बड़े ही मनोरम है। और घर परिवार की बहुत सारी इसमें कथाएं हैं, कैसे बेटी संवाद करते हैं, बेटी कैसे उनसे संवाद करती है। लेकिन इतना सब कुछ शैलेंद्र पढ़ने या समझने के बाद मुझे अभी भी लगता है कि इनके सारे व्याख्यान एक तरह, उनके द्वारा लिखित ये किताबें एक तरह, और नामवर
नामर बनाने में इन पुस्तकों की निर्णायक भूमिका रही है। अब तो मैं देख रहा हूँ, कई जगह मैं देख रहा हूँ कि कुछ संपादक ऐसे हैं जो पुरानी इतिहास और आलोचना के निबंध 2 काट लिए, 2 छायावाद के काट लिए हैं, और 2 कविता के नए प्रतिमान और विद्या के नामों के व्याख्यान। अभी नई किताब में देखा, अब नाम नहीं लेना चाहता, एक संपादक ने काट पीट करके वो सब पहले से प्रकाशित है, और विद्या यहाँ से लिया वहाँ से लिया, तो ये सब भी है। लेकिन नामर के जो निर्माण, जैसा मैं कह रहा था, ये जो संदर्भ, जैसे कविता के नए प्रतिमान, अब कविता के नए प्रतिमान में बहुत सारा उसमें रस को लेकर के, रस के को उन्होंने अर्थ निर्णय से जोड़ा, और रस को सैद्धांतिक आधार हटा करके उसको रस निर्माण से जोड़ा, जिसमें कि रस निर्माण यानी अर्थ निर्माण की बात, उन्होंने अर्थ की प्रक्रिया से जोड़ दिया। वो तो जो किया सो किया है। सबसे बड़ी कविता के प्रतिमान की जो उपस्थिति है, जो नामर सिंह को नामर बनाती है, उनकी कैनाई, उनकी प्रतिमान वो है वो प्रगीत बनाम मुक्तक वाला, यानी प्रगीत बनाम प्रदीर्घ कविताओं का जो विवाद नामर से, वो अकेला आलोचक था जिसने उस दौर में प्रगीत के खिलाफ लंबे कविता का आंदोलन किया, और उसके सूत्र दिया। वो ठीक है, वो मुक्तबोध को समझने की प्रक्रिया रही। और सबसे बड़ी बात यह है, जिस पर कि बहुत कम लोगों का ध्यान दिया जाता है, कि नामर सिंह ने 60 के दशक में कविता के नए प्रतिमान लिखते हुए इस बात को रेखांकित किया कि कविता केवल पद्य में नहीं, कविता गद्य में भी संभव है। क्यों? क्योंकि पद्य को रोमांटिक बनाकर के कविता को रोमानी संस्कार से लगातार जोड़ा गया। नामर सिंह एक ऐसे आलोचक जिन्होंने कविता को रोमानी संस्कार से मुक्त करके मुक्ति दिलाई और यथार्थ के स्वरूप से जोड़ा। और उन्होंने कहा कि असल में जो आलोचना होती है वह केवल वस्तुगत यथार्थ की समझ ही विकसित नहीं करती, उस यथार्थ को बदलने की कोशिश भी करती, तब जोड़ा। लेकिन वो उन्होंने कहा कि कविता गद्य में भी संभव है, और इसके लिए उन्होंने कहा कि कविता में गद्य और पद्य का कोई विभाजन नहीं, वाक्य में कविता है, शब्द में कविता है, केवल छंदों में, प्रगीतों में कविता नहीं है। और वो फिर रूमानी बनाम क्लासिकल का जो झगड़ा था, उस पर तो एक बड़ा डिबेट हो सकती है, कैसे उन्होंने रूमानी बनाम क्लासिकल का विवाद चला करके क्लासिकल साथ है। लेकिन और गद्य कविता के लिए उन्होंने कहा कि नाटकीयता, ड्रामेटिक आयरन, तो कविता में, और इसके लिए उन्होंने सर्कुलर बनाम स्पाइरल कहा कि भाई जो पद्य है, पारंपरिक रोमांटिक पोएट्री, वो एक तरह का चक्रीय है, लेकिन जो लंबी कविताएं हैं, जो गद्य कविताएं होती हैं, वो सर्पिल होती हैं, वो एक तरह का स्पाइरल होती है। और आप सब जानते हैं कि जो क्लासिकल का जो डिबेट है वो यही है, क्लासिकल, और तुम लोग जान लो कि क्लासिकल रोमांटिक पोएट्री का मूल भेद ये है कि रोमांटिक पोएट्री जो रोमांटिक पोएट्री होती है वो सर्कुलर होती है, उसकी यात्रा एक जगह चलेगी फिर उसी बिंदु को वापस आ जाएगी। ये उसका दुर्योग होता है। इसीलिए एक भावबोध की रोमांटिक पोएट्री होती है, खास भावबोध की, खास मोमेंट्स की होती है। जो क्लासिकल पोएट्री होती है वो सिर्फ में लंबी हो न हो, लेकिन उसकी यात्रा सर्पिल होती है, माने वह आगे बढ़ती जाती है, वो पलट के उसी बिंदु पर नहीं आती, वो पुनर्जन्म की तलाश नहीं करती, वो निरंतर अग्रगामी होती है और निरंतर आगे चलती रहती है, निरंतर आगे चलती रहती है। उसकी जो अग्रगामिता है वह क्लासिकल पोएट्री की प्राण होती है, और उसमें ड्रामेटिक आयरन, उसमें जो है ड्रामेटिक एलिमेंट्स होते हैं उसमें, और उसको फिर उन्होंने जो है तमाम तरह के उसके सरोकार है कैसे का। तो खैर, तो कुल मिला जुला करके ये रहा कि नामर सिंह की आलोचना पर आज चर्चा करते हुए, नामर सिंह के प्रदाय पर चर्चा करते हुए, उनकी आलोचना की धूम को चर्चा करते हुए, हम लोग अपने काशी के, इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय के गौरवपूर्ण दिनों में शिक्षण कार्य करने वाले हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के पूर्व छात्र, जिसे पूरा छात्र कहते हैं, पूर्व शिक्षक नामर सिंह को आज पुलिया प्रसंग पर हम लोगों ने याद किया। यह यात्रा अविराम है, नामों पर घंटों बोला जा सकता है, घंटों कहा जा सकता है। अंत में एक बात जरूर मैं कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से नामर सिंह अपने समय में आलोचना के शिखर में थे, उनका बड़ा योगदान है, लेकिन हिंदी कविता में बहुत कुछ आलोचना के इस वर्चस्व के कारण रेखांकित करने से रह भी गया, ये उसकी सीमा थी। क्योंकि जब वर्चस्व के बिंदु पर आप होते हैं, क्योंकि एक दौर तो मुझे याद है कि
90s में करें, और जब नामवर जी अपने मतलब उफान पर थे 80 और 90 में। उफान का मतलब कि यानी नामवर बस आ जाए, यानी आप सोचो कि तुम लोगों को बताऊं, मैंने तो 80-90 का पूरा दौर नामवर के साथ रह के देखा है, और उसके बाद तो लगातार है 90 से मेरा नामवर 1990 से नामवर जी से मेरा संवाद है इलाहाबाद के दिनों से। 90 का पूरा जो दौर था वो एक, और 2010 तक 20 वर्षों का, उसके पहले तो जो हम लोग पढ़ते ही थे, पूरे हिंदी समाज का कोई कार्यक्रम अगर ऐसा हो, कहीं कोई बड़े बड़े सेमिनार हो, पहला नाम नामवर। आप अनिवार्यता देखिए, वो मना कर दे तो बात दूसरी, तब सेकेंड नहीं कोई और में नामवर जी आ जाए। कृति के समीक्षक के रूप में, किसी व्याख्याता के रूप में, किसी अकादमिक संस्था के मुख्य अतिथि के रूप में, और नामवर सिंह मतलब इतने अनिवार्य हो गए थे। और धीरे धीरे करके नामवर जी ने जो समकालीन हिंदी साहित्य था उसमें उन्होंने अपनी कुछ रूढ़ियां विकसित कर ली, और साहित्य उस रूढ़ियों का अनुगामी हो गया। वो एक नुकसान भी था कि भाई नामवर को ये पसंद आएगा तो वैसे लिखा जाए, वैसे लिखा जाए। ये तो जब समझ लो कि 2000 के बाद, 2010 के बाद जब नामवर जी की आलोचना का वह वैभव के दिन थोड़े कमजोर हो गए, नामवर जी से उम्र के दबाव से तमाम साहित्य नामवर जी जाना बंद कर दिए, तब थोड़ा सा खुलापन आया। नहीं तो मैंने तो 4 दशक देखा कि नामवर जी क्या चाहते हैं। 4 दशक तक हिंदी साहित्य का शिकार रहा। नामवर जी जैसा चाहते हैं कि बस नामवर जी वैसा लिखो ताकि नामवर जी प्रशंसा करें, ये अनिवार्यता थी। तो ये तरह कर सकते हैं कि ये मतलब जाना हुआ नहीं था उनका, लेकिन होता है कि जब आप एक विधा के शिखर पहुंच जाते हैं और आपको लगता कोई दूसरा है नहीं, क्योंकि उसके बाद जो हिंदी आलोचक आए, मैं नाम क्या लूं, बहुत सारी चीजों को आप जानते हैं, वो उन्होंने वह समर्पण आलोचना में दिखाए नहीं कि किसी कृति को लेकर के या कृतिकार को लेकर आगे बढ़ें और उसका सूत्रीकरण के उसका फॉर्मुलेशंस करें। तो बहरहाल नामवर जी की स्मृति को हम लोग नमन करते हैं, और आप सबको यह प्रसंग के साथ ही आज जो नामवर की स्मृति में यहाँ पर आयोजन किए हैं, नामवर पर आयोजन होते रहना चाहिए। नामवर हमारे लिए एक अनिवार्य उपस्थिति है, उपस्थिति के रूप में देखा जाना चाहिए। नई पीढ़ी उनसे बहुत कुछ सीख सकती है और अपने विवेक का, अपने बौद्धिक सामर्थ्य का विकास कर सकती है, क्योंकि वह खुद जो है अपने बौद्धिक सामर्थ्य के विकास के लिए अपनी परंपरा से जुड़ते, अपनी विरासत से जुड़ते थे। हम सब भी अपनी विरासत से जुड़े, यही आज के समय की मांग है। हम सब पुलिया प्रसाद साथी नामवर की स्मृति की बात पुनः प्रणाम करते हैं।